तो बात कर रहे हैं बेटा रशियन रेवोल्यूशन का टाइम था 1997। 1997 से पहले जो वर्ल्ड के अंदर अलग सी एक चीज चल रही थी उसका नाम था वर्ल्ड वॉर वन। अब वर्ल्ड वॉर वन की जिस टाइम हम बात करते हैं वो एक्चुअल में उस टाइम तक जिस टाइम की हम बात करेंगे तब 1914 और 1918 से और उसके बाद 1939 तक इसका नाम वर्ल्ड वॉर वन नहीं था। 1939 से पहले इसका नाम वर्ल्ड वॉर वन नहीं था, इसका नाम पहले हिस्टोरियंस ने दिया था द ग्रेट वॉर। ग्रेट वॉर भी फिर कुछ टाइम हिस्टोरियंस ने इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया कि ऐसा कोई चीज नहीं था, कुछ इसमें ग्रेटनेस जैसी चीज नहीं थी, सब जगह डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो इसका नाम ग्रेट वॉर क्यों हुआ। फिर आपका नाम आया था द वॉर टू एंड ऑल दी वॉर। अब एक ऐसा वॉर होगा जो सारी लड़ाइयों को, छोटी मोटी लड़ाइयां जो है उन सबको खत्म करने के लिए वॉर का है वो भी होगा, लेकिन फिर इसको भी खत्म कर दिया। देन इसका नाम दिया ग्लोबल वॉर, द ग्लोबल वॉर। ग्लोबल वॉर इसका नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट नेम था क्योंकि पूरे ग्लोब पे यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे वॉर होगा, इसीलिए हिस्टोरियन इसके साथ गए। जब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या था, आपके पास टू पावर्स वर्क करेंगी। टू पावर्स कौन सी थी, एक तो थी आपकी एलाइड पावर, दूसरी साइड थी आपकी सेंट्रल पावर। अगर सेंट्रल पावर में नाम लेते हो सबसे पहले नाम आएगा, क्योंकि लड़ाई इसकी ऑस्ट्रिया हंगेरी की वजह से हुई थी, सेकंड नंबर पे आपका जर्मनी था और थर्ड नंबर पे आपका क्या था, आपका ऑटोमन एम्पायर था। बात कर रहे हैं बच्चा वर्ल्ड वॉर वन की, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन की बात क्यों करते हैं, रशियन रेवोल्यूशन उसका पार्ट था। रशिया वो क्विट करता है जब उसकी खुद की कंट्री में रेवोल्यूशन होगा उस टाइम पे, लेकिन उससे पहले तो वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं। रिवीजन क्लास है आपकी, इसको ध्यान से सुन लो। अब वर्ल्ड वॉर वन के अंदर दो पावर काम कर रही है, एक अलाइड पावर है, दूसरी आपकी सेंट्रल पावर है। सेंट्रल पावर में आपके पास ऑस्ट्रिया हंगेरी थे जिनकी हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी, हैब्सबर्ग डायनेस्टी, और उस टाइम आपको पता है मेटरनिक था। सेकंड नंबर पे जर्मनी की बात करते हैं, होहेजोल्डर्न, जो आपकी क्या थी डायनेस्टी रूल कर रही थी, कौन था, काइजर वेलम था। ऑटोमन एम्पायर की बात करते हैं तो ऑटोमन एम्पायर में रूल कौन कर रहा था, खलीफा। बात कर रहे हैं बच्चे किसकी, इंग्लैंड की बात करेंगे। इंग्लैंड के साथ कौन था वो, ब्रिटेन, और यार कौन था वो दूसरा, फ्रांस। फ्रांस की बात कर ली, तीसरे नंबर पे ये रशिया और फोर्थ नंबर पे अपने पास कौन था, यूएस। इनकी बात करनी है। इंग्लैंड की बात करते हो तो इंग्लैंड में अगर रूलर की बात करते हो तो जॉर्ज फिफ्थ थे, जॉर्ज फिफ्थ अपने पास। फ्रांस के अंदर क्योंकि डेमोक्रेटिक फ्रांस था उस टाइम पे, डेमोक्रेटिक फ्रांस में अपने पास कौन मिल रहे हैं, जॉर्ज पीएम थे, उसका भी नाम जॉर्ज ही था। और रशिया के अंदर रोमानोव डायनेस्टी थी, रूलर कौन था, निकोलस। यूएस के अंदर प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन। पॉइंट 14 पॉइंट आता है वुडरो विल्सन का, इसी चैप्टर में आता है या जर्मनी वाले चैप्टर में आएगा 14 पॉइंट ऑफ वुडरो विल्सन। चलो ये सारी सिचुएशन थी, बट ये सिचुएशन जब आप देख रहे हो तो स्टार्ट तो इसने कहीं करवाया था, इसने कैसे कि वो सर्बिया की हेल्प कर रहा था। सर्बिया ने अटैक किया था किस पे, ऑस्ट्रिया के प्रिंस को, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को अटैक करवा दिया था। सर्बिया का वो क्या था आपका, याद होगा 9th क्लास से, प्रिंसिप गलिक जो इसको मारेगा, क्या था, ब्लैक हैंड नाम का ग्रुप था। अब सर्बिया हेल्प किसकी लेते हैं, रशिया की। रशिया की हेल्प क्यों ले रहा है, क्योंकि दोनों ही स्लाविक कंट्री है, स्लाव कंट्री है। रोमानोव लोग भी, रशियन लोग भी और आपके सर्बिया भी हेल्प कर दी, लेकिन 1917 में ये क्विट करता है। ठीक है, चलो क्यों करता है, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन आया था। उससे पहले बात करते हैं कि हम लोगों के चैप्टर का नाम तो रशियन रेवोल्यूशन नहीं है, चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप। पहली तो ये बात, सोशलिज्म इन यूरोप की बात क्या करनी है कि आपके पूरे यूरोप में सोशलिज्म कैसे स्टार्ट होता है, यानी कि एक सोसाइटी का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऑल आर इक्वल, ऐसी बात करनी है। सोसाइटी के उस स्ट्रक्चर की बात करनी है जिसमें सोसाइटी में सबको इक्वालिटी मिले। अब ये इक्वालिटी की बात कैसे आई, अभी हम लोगों ने रिसेंटली अपना चैप्टर खत्म किया है नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप में आप क्या देख रहे हो, 18-19 सेंचुरी तक आपके पूरे यूरोप में अगर स्ट्रक्चर की बात करते हो, स्ट्रक्चर कैसा था, दो ही तरह की क्लास थी, एक थी आपकी एरिस्टोक्रेट्स
दूसरी थी आपकी कौन? पीजेंट्री। यही क्लास थी, पीजेंट्री क्लास। अब एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? नोबल लोग होंगे सारे, और ये मोस्टली फार्मिंग में इन्वॉल्व थे या फिर वर्कर्स लोग थे। ये दो क्लास थी। लेकिन यहाँ सोशलिज्म की बात कर रहे हैं तो इन लोगों में तो काफी क्या था, गैप था, एक डीप गल्फ का गैप था, एक डीप इन लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट रहते थे। तो एक हाई क्लास थी पूरी, एक बिल्कुल लोअर क्लास थी। लेकिन जिस टाइम हम सोशलिज्म की बात करते हैं बेटा, सोशलिज्म की बात की तो एक ऐसी सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसमें सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस बात को अपने को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने 3 लोगों का एग्जाम्पल लिया, 3 तरह के ब्रेन का एग्जाम्पल लिया। वो क्या थे? एक वो लोग जो पूरे लिबरल थे, यानी लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं। दूसरे वो लोग जो रेडिकल थे। तीसरे वो लोग जो कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव तो वही लोग थे जो आपके इस ट्रेडिशनल पैटर्न पे काम करते हैं, वो सारे के सारे तो कंजर्वेटिव ही थे। नो चेंज, उनको कोई चेंज नहीं चाहिए था। कौन सा चेंज चाहिए था? जो उनके लिए बेनिफिट हो, ऐसे चेंज की बात करते हैं। किसमें? चाहे वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, दोनों में उनको कोई फालतू का चेंज नहीं चाहिए था, अपने अकॉर्डिंग ठीक थे। यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव रोल कौन करते हैं? लिबरल रोल प्ले करेंगे। ये लिबरल लोग क्या बात करते हैं? उनको सोसाइटी में भी चेंज चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में भी चेंज चाहिए, उनको इकोनॉमिक स्फीयर पे भी, सब जगह उनको चेंज चाहिए। तो वो क्या बात करते हैं? सबसे पहले तो बात करते हैं राइट टू इक्वेलिटी की। राइट टू इक्वेलिटी। लेकिन हम लोगों को तो कहीं नहीं देखने को मिली है इक्वेलिटी। इन लोगों के पास कहीं कोई इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे वो बात करते हैं गवर्नमेंट बाय कंसेंट। आपको क्या है? गवर्नमेंट चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी क्या चाहिए? राइट टू वोट भी चाहिए। लेकिन किसके लिए? सिर्फ रिच लोगों के लिए। सबके लिए तो वोट की बात नहीं करते, वो रिच लोगों के लिए। फिर उसके बाद सारे मेल मेंबर के लिए। अब राइट टू इक्वालिटी, फीमेल की कहीं बात नहीं। गवर्नमेंट बाय कंसेंट और आपकी वोटिंग राइट की बात कर रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ मेल मेंबर के लिए। गुड। अब वो बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन। अगर सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में सारी तरह के लोग हैं, वो रिलीजन को टॉप पे रखेंगे। ये भी बहुत टॉप पे नहीं रखे। टॉप का मतलब क्या है? जो पहले आपके क्लर्जी वगैरह को सारी पावर मिलती थी, वो नहीं चाहिए उनको। ठीक है, रिस्पेक्ट करेंगे रिलीजन की, लेकिन देंगे तुमको कुछ भी नहीं। और वो रिलीजन भी कैसा? सिर्फ अपनी क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, और कुछ नहीं करना। ना किसी बुद्धिज्म की, ना किसी इस्लामिक नेचर की, किसी की नहीं करनी। सिर्फ एक क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे। ठीक है। फिर वो बात करते हैं डिनाई द प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। वो क्या करते हैं कि जो उनको प्रिविलेजेस मिलती है लोगों को, राजा के बेटे को, किंग के बेटे को, मनाफ के बेटे को, या किसी और को बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिलती है, उसको तो वो करते हैं नेग्लेक्ट। उसके तो बिल्कुल अगेंस्ट है। लेकिन वो क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं है कि वो मनी के अगेंस्ट है, मनी माइंडेड लोगों के अगेंस्ट है ना। वो बोलते हैं अगर आपकी सेल्फ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के तो वो फेवर में है। प्रॉपर्टी कैसे? बाय हार्ड वर्क। अगर आप अर्न करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चीजें ठीक है। इस तरीके के माइंड से वो लोग आए हैं। अगर आप रेडिकल की बात करते हैं, थोड़े और मॉडरेट होते हैं, इनके कंपैरिजन में वो थोड़े सब कुछ ठीक होते हैं। और उन्होंने क्या कर दिया, ये वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं। विमेन को वोटिंग राइट की उन लोगों ने बात कर ली। कंजर्वेटिव आप लोगों ने अभी किसमें देख लिया? नेशनलिज्म इन यूरोप में भी पूरा देखा है कि कैसे कंजर्वेटिव लोग काम कर रहे हैं। उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि उनको चेंज नहीं चाहिए। चेंज कौन से की डिमांड करते हैं? जिससे उन लोगों को अपना बेनिफिट दिखता है, उसकी वो डिमांड कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। चलो, अब इस काम को करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट थिंकर आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स आए, डिफरेंट डिफरेंट लोग, सोशलिस्ट लोग आए, उन्होंने अपने अपने काम किए। अब वो काम कैसे करते हैं? तो आपके पास कौन आएंगे? लुइस ब्लैंक आएंगे, आपके कार्ल मार्क्स आए, और इसके लिए उन लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, जिसको बाद में नाम दे दिया, कुछ को पॉलिटिकल पार्टीज भी नाम दिया। नो डाउट कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई,
पर पूरे वर्ल्ड में वो 1914 से पहले किसी ने भी अपनी कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की, पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूरे वर्ल्ड से मतलब क्या, हम लोगों का यूरोप को ही लेते हैं, क्योंकि 1914 तक तो बहुत कम ऐसे आपकी कंट्रीज थी जो इंडिपेंडेंट कंट्री थी, कंट्रोल में ही थी, तो वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए। ये काम सीन किसका था, आपके इसमें पॉलिटिकल पार्टी हुई। फिर अपने पास कौन कौन आए, लुइस ब्लैंक आया। लुइस ब्लैंक है, नाम कैसा है इसका, ब्लैंक नाम है, लुइस है तो फ्रांस से होगा। कार्ल मार्क्स आया, फ्रेडरिक एंजल्स आए, रॉबर्ट ओवेन आए, और सबने अपने अपने तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि आपकी एक कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी होगी। सोसाइटी कैसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी काम क्या करे, एक दूसरे को कोऑपरेट करे, प्लस जो क्या है अकॉर्डिंग टू वर्क उनको प्रॉफिट मिले। अकॉर्डिंग टू वर्क से प्रॉफिट क्या है, जिसने जितना काम किया है या जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए, वर्कर्स को भी और आपके ओनर्स को। फ्रेडरिक एंजल्स भी उसकी बातों से एग्री करते हैं। रॉबर्ट ओवन की बात करते हैं, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या नाम ले दिया कि आपकी न्यू हार्मनी इन इंडियाना। यूएस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दी, ठीक है, काम कर दिया, अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि कैसे एक दूसरे के साथ, अगर सोसाइटी में हम मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास कब इंट्रोड्यूस हुई आपकी, जब वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में आया, आपकी उस टाइम मिडिल क्लास आई। 3 तरह की कैटेगरी से वो लोग कंसिस्ट करते थे, एक थी बिजनेसमैन, वो आपकी मिडिल क्लास थी, दूसरे आपके ट्रेडर, तीसरे आपके सर्विस सेक्टर। ये तीनों मिलके क्या बनाती है, आपकी मिडिल क्लास को फॉर्म करती है। इस तरीके से इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब तो तुम लोगों को नेशनलिज्म इन यूरोप और पहले ये चैप्टर पढ़ रखा है, एक दूसरे के साथ अच्छे से कोरिलेट तुम लोग करके चलोगे। ये सब चीजें कर ली आपने। अब इन लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी, यानी कि यूरोप के अंदर अब सोशलिज्म की बात हो रही है। यूरोप की सोसाइटी का स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज हो गया। धीरे धीरे चेंज होने से मतलब क्या है कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में है, लोगों ने अपनी सीक्रेट सोसाइटीज ज्वाइन की, लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करने स्टार्ट कर दिए। क्या 3 तरह के ग्रुप काम कर रहे हैं एक्टिवली पूरे यूरोप के अंदर इस टाइम पे। वो कौन थे, एक तो आपके कंजर्वेटिव, दूसरे आपके रेडिकल, तीसरे आपके लिबरल। जो इनमें 2 मेन एक्टिव थे वो आपके लिबरल रहेंगे और आपके कंजर्वेटिव रहेंगे। कंजर्वेटिव को खुद की जो ट्रेडिशनल वे में पावर चाहिए उसके लिए काम कर रहे हैं, लिबरल काम कर रहे हैं गवर्नमेंट बाय कंसेंट के लिए, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जो कंजर्वेटिव हैं वो अपने उन्हीं प्रिविलेजेस के बेसिस पे काम करना चाहते हैं। मोनार्की जो सिस्टम था उनका, वैसे ही सारी चीजों के वो ऑनरशिप की बात करते हैं। लेकिन आपके लिबरल्स क्या बात करते हैं, हार्ड वर्क से अर्न की हुई प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी पूरे यूरोप के अंदर एक स्ट्रक्चर आ गया, एक सोसाइटी को चेंज मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन जिस टाइम हम इसकी बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है, उस टाइम में भी 1917 तक एक आपकी ईस्टर्न यूरोप की कंट्री थी, ईस्टर्न यूरोप की कंट्री जिसका नाम था रशिया। वो अपने ही पैटर्न पे काम कर रही है। पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, पूरा यूरोप चेंज हो रहा है, लेकिन वो अपने काम पे काम कर रही है। काम क्या था यहाँ पर, अभी भी मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम की अगर बात करते हो, डायनेस्टी क्या थी, रोमोनोव डायनेस्टी। रोमोनोव डायनेस्टी रूल कर रही है। रोमोनोव डायनेस्टी की बात की तो जो रूलर है उसको क्या बोलते हो, जार। जार का क्या नाम था, निकोलस। निकोलस की जो वाइफ है उसका नाम है अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा जो है वो जर्मन से जर्मनी की है। इस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, निकोलस भी आ गया, अलेक्जेंड्रा भी आ गई। अब निकोलस कौन है, स्लाव पीपल है, और ये कौन है, आपकी आर्यन होगी। ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, बंद कर दे माइक। तो ये सारा काम इन लोगों की स्ट्रक्चर देखते हो। अब जब मोनार्की सिस्टम की हम लोगों ने बात कर ली कि मोनार्की 1917 का टाइम पीरियड है, देख लो
1917 के टाइम पीरियड तक भी मोनार्की सिस्टम चल रहा है, कुछ तो चाहिए अब इसको एंड तो वर्ल्ड वॉर 1 करेगा। वर्ल्ड वॉर 1 को क्या बोलते हो आप? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो आपकी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन हुई थी ना, उसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, यानी कि बिग एम्पायर का ग्रेवयार्ड भी थी कौन? आपकी ट्रीटी ऑफ वर्साइल। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपका क्या था, ये रोमनोव का एंड कर दिया था। दूसरे नंबर पे होहे जोलरन का कर दिया था जर्मनी के अंदर। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिया हंगेरी को डिफरेंट यानी हैब्सबर्ग का एंड कर दिया था। फोर्थ पे ऑटोमन में खलीफा का एंड कर दिया था। तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ हिस्टोरियंस बोलते हैं, वो तो नहीं, एलाइड पावर्स ने तो नहीं बोला था ऐसा, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इन सबको खत्म कर दिया था। तो हम बात कर रहे थे किसकी? रोमनोव डायनेस्टी रूल कर रही थी। अगर वो मोनार्क है तो कैसे होंगे? डिस्पोटिक होंगे, यानी पूरी तरह से पावर अपने पास रखेंगे, सेंट्रलाइज पावर की बात करेंगे। डिस्पोटिक आपके मोनार्क थे, काम कर रहे हैं, ठीक है। कैसे काम कर रहे हैं? अगर बात करें इस टाइम तक भी ये एक बैकवर्ड नेशन था। बैकवर्ड नेशन क्यों? क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो पूरा यूरोप तो प्रोग्रेस में था, ये अपने उन्हीं ट्रेडिशनल वे में सारे काम कर रहा है। अगर बात करें कि फैक्ट्रीज की बात की तो फैक्ट्रीज 1000 के अराउंड थी, और वो भी सिर्फ दो सिटीज थी। कौन सी? मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। इन 2 सिटीज के अंदर 1000 की पॉपुलेशन कितनी? एक ह्यूज पॉपुलेशन के साथ, और वो सारी पॉपुलेशन 85% पॉपुलेशन किसमें इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चरल सेक्टर में। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में थी, प्लस वो एग्रीकल्चर सेक्टर भी कैसा है? बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड की बात की हम लोगों ने? अगर यूरोप के दूसरे कंट्रीज की बात करते हो कि उनका एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो आपकी यूरोपियन हिस्ट्री तो ये बोलती है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ही आया था। क्यों आया था? क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आएगा? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आएगा, या आपके प्राइमरी सेक्टर से ही आएगा। वो बात बोलते हैं इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से तो पहले हमारा प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ था। अब ये चीज तो आप लोगों को बताने की नीड नहीं है। इंडस्ट्री है, क्या कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग किसकी कर रही है? जो प्राइमरी सेक्टर से आपको रॉ मटेरियल मिलता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो इनका क्या था? तो इन्होंने बोल दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर से पहले तो हमारा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कैसे आया? डिफरेंट टाइप की आपकी मशीनरीज आई थी। किसके लिए? एग्रीकल्चर में। कैसे? उन्होंने मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था उस टाइम पे। मल्टी क्रॉपिंग के साथ न्यू सीड्स, HYV सीड्स की बात नहीं कर रहे वो, अभी न्यू सीड्स की बात कर रहे थे। प्लस न्यू उन लोगों को हॉर्सेस की नीड थी। कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया? जो पहले उनके बुलक होते थे, बुल से वो प्लोइंग करते थे या खुद से उसको प्लो करते थे, खुद हल अपने पीठ पे रखते थे। अब हॉर्सेस को रखना स्टार्ट कर दिया। हॉर्सेस को क्यों रख रहे हैं? हॉर्सेस स्पीड से चलते हैं, काम जल्दी होता है, प्लस इतनी स्पीड है, इतनी पावर है कि जो उसके साथ प्लो होता था, प्लो का जो नॉब थी वो बहुत डीप जाती थी, ठीक है। अब सीड्स अच्छे से डेप्थ तक जाते थे, तो वो क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। लेकिन ये बेचारे ईस्टर्न यूरोप के लोग यानी रशियन लोग एग्रीकल्चर भी कैसे कर रहे थे? ट्रेडिशनल वे में कर रहे थे। ट्रेडिशनल वे की एग्रीकल्चर थी, 85% पॉपुलेशन थी, तो कंडीशन कैसी होगी? पुअर कंडीशन होगी। पुअर कंडीशन है, प्लस उसके साथ क्या था? ये लोग कलेक्टिव फार्मिंग करते थे। बार बार बात करते हैं कि हम लोग क्या होती है कलेक्टिव फार्मिंग, अब नीड नहीं है। कलेक्टिव फार्मिंग करते थे। इसके अपोजिट अगर आप यूरोप में जाते हो, यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप, अभी नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखा था। वेस्टर्न यूरोप में क्या था? इंग्लैंड के अंदर ओपन लैंड सिस्टम था, लेकिन 80-30 तक तो उन्होंने पूरी तरह से इस सिस्टम को बैन कर दिया था। इनक्लोजर एक्ट पास करके, याद आई ये चीज? उस दिन मैं इनक्लोजर एक्ट भूल गई थी, फिर मेरे को 10th में जाना पड़ा था। अब तो तुम 10th में हो, उस टाइम पुरानी 10th में जाना पड़ा था इनक्लोजर एक्ट पूछने के लिए। 80-30 तक तो पूरा इंग्लैंड में इनक्लोजर एक्ट पास हो गया था। अब ये कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्शन अच्छा होता भी है, नहीं भी होता, वो टाइम की बात है। मालिक कौन है सबका? सिर्फ आपका जार
और जार ने किसको दे रखा है? लैंडलॉर्ड को। अब लैंडलॉर्ड क्या करते हैं? फोर्सफुली लोगों से टैक्स लेते हैं, फोर्सफुली लोगों से अपना शेयर लेते हैं। तो कोई भी इनको क्या करता है? रिस्पेक्ट नहीं करता। रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो क्या होता है? कई बार वो अपने लैंडलॉर्ड को मर्डर कर देते हैं। मर्डर की अगर ये बात करते हो तो धीरे धीरे वो पूरे रशिया के अंदर, पहले वो साउथ रशिया में होती थी, फिर वो पूरे पूरे रशिया में स्प्रेड हो जाती है। फिर बात करते हैं, लेकिन जार की खुद की लाइफ पे तो कोई चेंज नहीं है। जार अभी भी कहाँ रहता है? पैलेस में रहता है। अगर पैलेस की बात करें तो पैलेस का नाम क्या है? विंटर पैलेस। विंटर पैलेस कहाँ है आपका? नेवा रिवर के लेफ्ट बैंक पे। राइट बैंक पे क्या है? सारी आपकी वर्कर्स की फैक्ट्रीज है। ओके, चलो हो गया। अब क्या है, रशिया के पास एक सीक्रेट पुलिस थी। सीक्रेट पुलिस का नाम था चेका, यानी उनकी अपनी रॉ जैसी एक पुलिस थी, ऐसा था। 1905 का टाइम पीरियड था। एक इन लोगों के पास क्या था? एक एस्ट्रोलॉजर ही था, रेस्पुतिन नाम का। रेस्पुतिन ने क्या किया कि आपने 1905 में उसको बोल दिया, जार को, आप जापान पे अटैक कर दो। ओके, आइलैंड कंट्री है जापान पे, कहाँ? जो उसने मंचूरिया को कैप्चर कर रखा है उसके लिए अटैक करो। राजा खुश हो गया कि अभी आपको पूरी पॉपुलेशन लाइक नहीं करती, जैसे ही आप क्या करोगे, जापान को कैप्चर कर लोगे, मंचूरिया को, लोग क्या करेंगे? आपको प्रेज करेंगे, ग्लोरी होगी। क्योंकि राजा लोगों की पहले टाइम में क्या होती है? वॉर से ही ग्लोरी होती थी। वो बोलता है अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी ग्लोरी होगी, कर दो अटैक। बेवकूफ आदमी चला गया लड़ने के लिए, किसके साथ? जापान के साथ। अब जापान कैसी कंट्री है? डेवलप कंट्री है, टेक्नोलॉजी में अच्छी है, और ये क्या था? बैकवर्ड है। क्या ही लड़ाई लड़ेगा जापान के साथ? जापान से पिट के आ गया। अब क्या होगा? ग्लोरी तो कहाँ होनी थी, और ज्यादा इंसल्ट ही होगी। 1905 का टाइम। अब वर्कर्स की कंडीशन बड़ी पुअर थी, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे, वर्कर की कंडीशन पुअर थी, उनकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब उन्होंने क्या किया? एक प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट किया किधर? विंटर पैलेस की साइड मार्च कर रहे थे, वो लोग जा रहे थे। लीड कौन कर रहे थे? फादर गैपन। फादर गैपन ने लीड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये चेका को किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि ये विंटर पैलेस पे अटैक करने के लिए आते हैं। विंटर पैलेस के अटैक की बात सुनते ही अब आपकी कैवलरी फोर्सेस को किंग जो है अपना ऑर्डर दे देता है, क्या? कैवलरी फोर्सेस को कि जाओ उनको पीट पीट के आओ। किसको? जो वो क्राउड आ रहा है 1905 के अंदर। अब उनको क्या कर दिया? आपका सब कुछ पीट पाट दिया। 100 लोग डाइड हो जाते हैं, कुछ लोग आपके इंजर्ड होंगे। इसको आपकी इसकी रशियन हिस्ट्री में बोलते हैं ब्लडी संडे 1905। अब जब ये इंसिडेंट होता है तो पूरी कंट्री में क्या हो जाता है? पूरी कंट्री डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब होती है किसके अगेंस्ट? जार के अगेंस्ट। वो डिमांड करती है कि नहीं चाहिए हम लोगों को। प्लस वो साइड बाय साइड क्या देख रही है? दूसरी कंट्रीज में कैसे ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, कैसे उन लोगों को जॉब भी मिल रही है, सब लोग अच्छी लाइफ प्रोस्पेरिटी के साथ जी रहे हैं। हमारा तो एक छोटे से जापान को जीतने गया था, वहां से भी हार के आ गया। अब इस चीज के बारे में प्रॉब्लम लोगों को हुई। जैसे प्रॉब्लम आती है तो इस चीज के चक्कर में आपके जार ने क्या डिसाइड करता है? जार डिसाइड कर देता है ठीक है, पॉलिटिकल बॉडी, क्योंकि उसको एडवाइजर लोग करते हैं कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल बॉडी इंट्रोड्यूस कर दो। वो क्या होगी? आपकी ड्यूमा इंट्रोड्यूस कर दो। ड्यूमा क्या होती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा? आप रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीजें पास करते हो। तो उन्होंने बोला कि ड्यूमा इंट्रोड्यूस कर दो। अगर ड्यूमा आएगी तो ड्यूमा में काम करने के लिए कौन आएंगे? आपके कैबिनेट भी आएगा। कैबिनेट आई तो एक प्राइम मिनिस्टर आया, पीटर स्टाइलोपिन। पीटर स्टाइलोपिन आपके पास आ गया। ठीक है, पीटर स्टाइलोपिन आता है। पीटर स्टाइलोपिन आएगा, कुछ रिफॉर्म्स करेगा। रिफॉर्म, धीरे धीरे रिफॉर्म पॉपुलर होते हैं उसके।
लोग उसको लाइक भी करना स्टार्ट करते हैं, बट अपने जार को ये चीज टॉलरेट नहीं हुई। जार के होते हुए पीएम को कोई कैसे अप्रिशिएट कर सकता है? तो वो क्या करता है, विद इन 75 डेज, जैसे ड्यूमा इंट्रोड्यूस हुई उसके 75 डेज के बाद ही वो बोलता है कि नहीं चाहिए ड्यूमा विमा भाई, अपने घर चलो सारे, मैं बैठा हूँ तो इसको खत्म करो सबको, ड्यूमा विमा को। तो उन्होंने क्या कर दिया, ड्यूमा को डिसमिस कर दिया। लेकिन पूरी कंट्री इस चीज के ड्यूमा के काम से अप्रिशिएट कर रही थी ड्यूमा को। ड्यूमा का अच्छा लगा उन लोगों को चेंजेस जो उसने रिफॉर्म किया है, कुछ भी किया है। तो उसके बाद उसने क्या कर दिया, फिर से इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया। लेकिन इन 75 डेज के बाद फिर विद इन 3 मंथ उसको क्या करना पड़ा, आपकी ड्यूमा को री इंट्रोड्यूस करना पड़ा। चलो भाई ठीक है, दोबारा से आपकी ड्यूमा को री इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, दोबारा काम करेंगे ड्यूमा के साथ। चलता रहा 1911 तक कोई दिक्कत नहीं थी, चल रहा था पीटर। दिक्कत तो थी, पेट में दर्द तो था जार के, लेकिन 1911 में जार उसको असैसिनेट करवा देता है। 1905 के बाद आपको एक टाइम याद आना चाहिए 1907 का, जब रशिया क्या करता है, ट्रिपल एंटोंते का पार्ट बनता है। ट्रिपल एंटोंते एलाइड पावर के लिए एक ट्रीटी उसने साइन की थी, ठीक है। जार उसको असैसिनेट करवाता है। जार असैसिनेट करवाने के बाद फिर से पावर किसके पास आई, आपके निकोलस के पास आ गई। निकोलस के पास पावर आई, अब वो फिर से 1914 तक रूल करता है और काम कर रहा था। लेकिन लोगों को ये चीज कहाँ टॉलरेट हुई। उससे पहले हम देखते हैं कि अपनी कंट्री में कौन लोग थे रशिया के अंदर। एक लेनिन नाम का पर्सन भी था, कम्युनिस्ट पर्सन था। लेनिन ने क्या किया था, एक बोल्शेविक नाम की पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की थी। बोल्शेविक का मतलब होता है मेजोरिटी। इसको उसने फॉर्म किया था। फॉर्म किस चीज पे कर रही थी, वो इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी की बात कर रहा था स्टार्टिंग से, इस सोसाइटी में ऑल आर इक्वल, वो इस चीज के बेसिस पे काम करता है। लेकिन फिर क्या होता है कि इसकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें कंफ्लिक्ट पैदा होता है। कंफ्लिक्ट के बाद ये पॉलिटिकल पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, स्प्लिट होगी। एक होगी आपकी क्या, बोल्शेविक, दूसरी आपकी मेंशेविक। मेंशेविक का जो लीडर था, फाउंडर होगा, वो कौन था, जूलियस मैंतलोव। मैंतलोव ही था ना। और ये तो लेनिन था ही। ये लेनिन की पार्टी जो थी एक स्ट्रिक्ट पार्टी थी और ये ओपन टू ऑल थी। चलो, दोनों अपने अपने लेवल पे काम कर रही थी। तभी क्या होता है कि आपकी कंट्री में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है फरवरी 1917। फरवरी 1917, इसको मार्च 1917 भी बोलते हैं क्योंकि 8 मार्च का टाइम है। ये इस वजह से है, 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, एक जूलियस कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, दूसरा कौन सा है भाई, ग्रेगोरियन। बोलोगे नहीं तुम लोग, है ना, पूछूंगी भी तो। अरे बाकी कहाँ भाग गए, 36 बच्चे ही हैं, है? सेवेंटी सिक्स से 36 बच्चे, 40 कहाँ गायब है बच्चा? और फिर आइयो मेरे पास डाउट लेके। तो इनमें 13 to 14 डेज का डिफरेंस होता है दोनों कैलेंडर में। एक आपका रशिया फॉलो करता है जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरा वर्ल्ड फॉलो करता था। पूरे वर्ल्ड के कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8 मार्च, और वैसे फरवरी रेवोल्यूशन ये आपका वर्कर्स ने स्टार्ट कर दिया। फैक्ट्री वर्कर्स ने क्या रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। यहाँ भी काम कौन करेंगी, फीमेल करेंगी। 8 मार्च का दिन था, इसीलिए वर्ल्ड में इंटरनेशनल फीमेल विमेन डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी क्या होता है, इस रेवोल्यूशन के बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है। गवर्नमेंट का नाम क्या था, मेंशेविक गवर्नमेंट। मेंशेविक गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई, लीडर कौन, प्राइम मिनिस्टर कौन था इसका बेटा, लियोन क्रेंस्की। क्या नाम था यार, लियोन क्रेंस्की था क्या, लियोन ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की तो उसका था, लेनिन के साथ था। ट्रॉट्स्की नहीं था, क्रेंस्की ही हो सकता है ना,
पीएम कौन बनेगा? केरेंस्की बनेगा ना? केरेंस्की। ठीक है, मेरे को तो पता था, तुम लोगों से ही तो पूछ रही हूँ, जानबूझ के, याद भी है क्या नहीं। केरेंस्की जो है अब पीएम बनता है। जब केरेंस्की पीएम बनता है तो इसका नाम क्या है गवर्नमेंट का? प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? उसको एक टाइम पीरियड दिया गया कि कैसे आप अपनी कंट्री में चेंजेस करोगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोविजनल गवर्नमेंट के नाम से होती है। कब तक रूल करेगी? अक्टूबर तक रूल करेगी। बट अपने लेनिन तो काम कर ही रहा था बेचारा। लेनिन को क्या हुआ, वो अपने एग्जाइल पीरियड से वापस आता है और उसने डिमांड रखी जार से डिमांड क्या रखी? पहली डिमांड थी वॉर शुड बी एंड। वॉर कौन सा? वर्ल्ड वॉर 1। सेकेंड नंबर पे क्या बात करता है? बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। एंड थर्ड, लैंड should be distributed among the peasants। ये उसने 3 बात की डिमांड की। वॉर को जिस टाइम एंड किया तो आपकी एक पीस ट्रीटी साइन हुई, याद है क्या नाम था? मार्च 1918 में, बताना यार क्या नाम था? ब्रेस्ट लिवोट जो है आपकी एक पीस ट्रीटी साइन होती है, यानी वेस्टर्न बाउंड्री पे उसने अपने आप को सेफ रख लिया। किसने? रशिया ने। और वॉर खत्म, यानी जर्मनी भी एक साइड से शांति से बैठ गया कि अब उसको ईस्टर्न साइड में नहीं लड़ना। ट्रीटी किसके साथ हुई थी? जर्मनी में कौन? काइजर था उस टाइम पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात चल रही है ना, तो इसने ट्रीटी साइन कर दी। लेकिन ये आपका जो मेंशेविक गवर्नमेंट का केरेंस्की आता है, तो बोल्शेविक कितने टाइम से काम कर रही थी बेचारी, उनकी मनमर्जी कुछ चली नहीं है, रूल कौन करने बैठ गए? दूसरे लोग आ गए। प्रॉब्लम हुई। इतने टाइम से तो डिमांड कर रहे थे, जैसे जैसे डिमांड हुई तो इन्होंने क्या किया? इनकी प्रेस वगैरह पे अटैक कर दिया। प्लस आपके लियोन ट्रोत्स्की ने अपनी एक सोवियत आर्मी रेडी कर ली, आर्मी के लोगों को प्रोवोक करना स्टार्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब वो सारे मिलके क्या करते हैं? अक्टूबर के अंदर फिर से एक रेवोल्यूशन कर देते हैं। कहाँ? आपके रशिया के अंदर 2 बार रेवोल्यूशन होगा। अक्टूबर के रेवोल्यूशन के बाद पूरी गवर्नमेंट अब किसके पास आएगी? आपकी बोल्शेविक के पास आएगी। लीडर कौन होगा? लेनिन काम कर रहे हैं अब अपने रशिया के लिए उसने काम किया। तो आज जब अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस को हम लोगों ने अपनी इजीनेस के लिए, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो क्या था अपने पास? इमीडिएट चेंजेस, दूसरे थे आपके लॉन्ग टर्म चेंजेस। इमीडिएट चेंजेस में क्या किया था? टाइटल्स को सबको एबॉलिश कर लिया था, टाइटल एंड कर दिए थे। प्लस एक आपकी सोवियत हैट इंट्रोड्यूस की थी। सोवियत हैट का नाम क्या था? बुद्नेवोव का। थर्ड नंबर पे लार्ज हाउसेस गिवन टू अकॉर्डिंग टू नीड्स। देन फोर्थ नंबर पे क्या किया था? क्या किया था यार? लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पीजेंट्स, ये काम कर दिए। लार्ज चेंजेस में क्या किए? आपकी लॉन्ग टर्म चेंजेस में यूएसएसआर फॉर्म हुआ। सेकंड नंबर पे रशियन कम्युनिस्ट पार्टी आई, जो पहले बोल्शेविक पार्टी थी, रीनेम कर दिया उसको। ठीक है, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज आई, वर्कर्स की लाइफ में उनकी वर्किंग कंडीशंस चेंज की, या आपके लॉन्ग टर्म चेंजेस के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। जिस टाइम आपका रशिया ये काम कर रहा था तभी कंट्री के अंदर कुछ और चीजें भी चली। वो कुछ और चीजें क्या थी कि आपकी कंट्री के अंदर अब सिविल वॉर स्टार्ट होगा। कहाँ पे? आपके रशिया के अंदर। सिविल वॉर में कौन कौन थे? प्रो जारिस्ट लोग थे और मेंशेविक थे, और कौन थे?
लैंडलॉर्ड थे, ये दूसरी साइड कौन थे, बोल्शेविक, ये ऐसे लड़ रहे थे। बोल्शेविक के पास रेड आर्मी, इनके पास ग्रीन आर्मी और व्हाइट आर्मी। इनको हेल्प कौन कर रहा था, आपका यूएस हेल्प कर रहा था, ब्रिटेन हेल्प कर रहा था, जापान हेल्प कर रहा था। क्यों, रीजन क्या था इन लोगों का इनकी कंट्री में, क्योंकि ये लोग कौन थे, कम्युनिस्ट थे, बोल्शेविक लोग। और ये सारी की सारी कंट्री कैसी थी, कैपिटलिस्ट कंट्री थी। कैपिटलिस्ट कंट्री को दिक्कत किससे हुई, कम्युनिस्ट लोगों से। उनको फियर था कि अगर कहीं सारा वर्ल्ड ही कम्युनिस्ट हो गया तो हमारी मनी का या हमारी कैपिटल की वैल्यू खत्म। तो इन्होंने हेल्प की, लेकिन लास्ट में भी ये किसकी हेल्प लेंगे अब कम्युनिस्ट, अब इन लोगों ने किसकी, जिहादीज की हेल्प ली। जिहादीज की हेल्प ली, उस टाइम हेल्प ले ली किसके नाम पे, बट सम टाइम आफ्टर सम टाइम सोशलिज्म के नाम पे क्या किया, सेंट्रल खीवा के अंदर भी एक बहुत बड़ा मैसेकर कर दिया। अब इनको भी मारना स्टार्ट कर दिया। इतने में टाइम पीरियड क्या आता है आपका, 1922 का टाइम पीरियड आया। लेनिन को क्या हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। पावर अब किसके पास गई, पावर गई आपके, क्या नाम था उसका, स्टालिन। स्टालिन के पास जिस टाइम पावर जाती है बेटा, स्टालिन अपनी कंट्री में कुछ चेंज करता है और उन चेंजेस को क्या नाम देते हैं, स्टालिनिज्म। स्टालिनिज्म ब्रीफ में ही करवा रही है सारा, क्योंकि पहले करवा रखा है, तो ब्रीफ में करके तुम लोगों को एक आइडिया हो गया कि कैसे इसको देखना है, टेस्ट के लिए तैयार कर लोगे। स्टालिनिज्म, स्टालिनिज्म ने उसने क्या किया, 5 ईयर प्लान लेके आया जो इंडिया ने भी अडॉप्ट किए थे। प्लस उसने क्या किया, फिक्स प्राइसेस कर दिए सब चीजों के, कलेक्टिविज्म दोबारा स्टार्ट कर दिया, यूएसएसआर फॉर्म कर दिया। 5 ईयर प्लान क्या किया, कंट्री के लिए एक फॉर्मूला उसने तैयार किया कि 5 ईयर की स्ट्रेटेजी के साथ काम करूंगा, 5 साल के बाद मेरी कंट्री कहाँ आती है, उस चीज की पूरी प्लानिंग लेके उसने ये काम किया। प्लस जो भी कमोडिटी है आपकी कंट्री में उन सबके फिक्स प्राइस है, कोई भी उनको रिड्यूस या इंक्रीज नहीं कर सकता। फिर क्या है, 5 ईयर प्लान का रिजल्ट क्या हुआ, विद इन 3 ईयर्स ही वो देखता है उसकी ऑयल इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री 100% प्रोडक्शन पे लेके गई इसको। फिक्स प्राइस से उसको बेनिफिट हुआ, लेकिन क्या होता है कंट्री में फूड शॉर्टेज होती है। फूड शॉर्टेज के बाद वो देखता है जो कोलकाज थे यानी वेल्दी पीजेंट्स थे उनके पास जाता है, उन्होंने स्टोर कर रखा था किसको, आपके ग्रेन को। अब उन्होंने कहा कि ये जो हाई प्राइस पे इनको बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं गलत है, तो इसको खत्म करो, कलेक्टिविज्म दोबारा स्टार्ट करो, यानी जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था उसको कलेक्टिविज्म में दोबारा स्टार्ट करो। प्लस यूएसएसआर था, उसने अपनी नेबरिंग कंट्री जो थी उन सबको कैप्चर करना, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रशिया के नाम पे जो जिहादी को सेंट्रल खीवा तक मारेगा उनको भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। ये सारा काम आपके स्टालिन ने रशिया में किया। अब सारी चीज करने के बाद थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे चेंजेस होंगे। उसके बाद अपने पास एक चीज आती है कि अगर हम बात करते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, ग्लोब के ऊपर उसने क्या इम्पैक्ट डाला, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज को क्या इम्पैक्ट दिया, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, वो एक तो मैसेज देती है सबको, किसके लिए, आपको मोटिवेट किया पूरे वर्ल्ड को बैकवर्ड से किसमें कन्वर्ट हुए, मॉडर्न में। प्लस उसने दिया कि इतने लॉन्ग टाइम तक बैकवर्ड कंट्री क्या हो सकती है, सुपर पावर भी बन सकती है। प्लस पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म का मैसेज लेके गए। 4th नंबर पे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उन्होंने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज की। 5th नंबर पे वर्कर्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उनके बच्चों के लिए क्रेचेस खुलवाई, स्कूल खोले गए और उनके वर्किंग हार्स को कम और ज्यादा किया गया। ये सारा चीज का रिवीजन था आपके रशियन रेवोल्यूशन का। अब एक ब्रीफ तो मैंने कर दिया, पूरे चैप्टर को अच्छे से आप करोगे एनसीईआरटी से या नोट्स से, ठीक है।